जी हाँ, नमस्कार। मैं भी उसी देश में रहता हूँ जिस देश के बड़ा से बड़ा कलाकार, फिल्मी कलाकार, जिस देश के बड़े बड़े संगीतकार, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स सिर्फ दो जगह जाने से मना नहीं कर सकते और बगैर पैसे लिए अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। एक तो दुबई में जब मशहूर बदनामी मशहूर माफिया जो राजनीतिक संरक्षण में देशद्रोह तक के मुकदमे में वांटेड हो गया, कराची में बैठ रहा है, दुबई में चला जाता है, फंक्शन अटेंड करता है, क्रिकेट मैच अटेंड करता है। जब वो कोई स्टार नाइट अरेंज करता है तो किसी बड़े से बड़े मेल फीमेल एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर्स, लिरिस्ट की हिम्मत नहीं है जो उसको मना कर सके कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। और दूसरा होता है हर साल एक दिल बॉम्बे में फंक्शन होता है जो पुलिस द्वारा आयोजित किया जाता है, जहाँ पे पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी आते हैं, बॉम्बे पुलिस के। जी हाँ, उसमें सचिन वाले जैसे भी होते होंगे, दया नायक जैसे भी होते होंगे, कई लोग आते होंगे। वहाँ पे भी कोई मेल फीमेल एक्टर, म्यूजिक एक्टर, प्रोड्यूसर, गीत का संगीतकार आने से मना नहीं कर सकता। जी, उस देश में मैं रहता हूँ जहाँ पे एक रोहतास में पढ़ा लिखा, बिहार के रोहतास में पढ़ा लिखा आदमी जो बाद में इंजीनियरिंग करता है, वो बड़े से बड़े राजनीतियों जो हमारे पॉलिटिकल नेता थे, जिनके कई कई पीढ़ियाँ राजनीति में रही हैं, उनको चुनाव लड़ाना सिखाता है। जी, प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कभी राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन बड़े से बड़ा राजनेता ये मानता है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो उन्हें चुनाव जितवा सकते हैं। और एक हवा, स्ट्रॉ इन द विंड, हवा किधर की बहरी हर को महसूस कर सकता है। उनमें भी से एक प्रशांत किशोर भी हैं। उनके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है जानने के लिए कि किस पार्टी को कैसे जिताया जाता है, लेकिन उस पर वो विश्वास करते हैं, उसे पार्टी के बड़े से बड़े पद पे रखते हैं। ऐसे इसी तरह एक मुकुल महर्षि मेरठ में थे। उन्होंने एक बार भविष्यवाणी कर दी कि मायावती जी के 205-6 सीटें आएंगी। कोई भी कह सकता था उस समय माहौल देख करके, और 205-6 सीट उनकी आ गई। ये बात 2007 की है। बस उसके बाद तो मुकुल महर्षि से बड़ा कोई ज्योतिष नहीं हुआ। आज वो इतिहास के किस पन्ने में छुपे बैठे हैं, बताइए, पूछिए आप। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग भगवान नाम के मंदिर में जाने की एक बार सोचेंगे, वहाँ चढ़ावा देने को सोचेंगे, लेकिन वो राम रहीम के मंदिर में जाएंगे, वो नारायण साईं के आश्रम में जाएंगे, वो तुरंत चले जाएंगे। राम रहीम, आशाराम जैसे लोगों क्या, नित्यानंद जैसे लोगों क्या, जिनके लिए जो कुछ कहा जाए थोड़ा है, जो देश, समाज और सब में कलंक है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उनको चाहवा देते हैं। हर जगह उन्हें भूमि मिल जाती है, सस्ते में सरकार दे देती है, क्योंकि हम लोग अंधविश्वासी हैं। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जहाँ सुबह टीवी में तिलक लगा करके, माला पहन के भविष्य बताते हैं पूरे देश के 140 करोड़ आदमियों का। कुल 12 राशियां हैं। इसका मतलब अनुमानतः करीब 14 करोड़ या 13 करोड़ आदमी एक राशि में आते हैं। उन सब का एक भविष्य एक जैसा बताते हैं। ये जो आते हैं सुबह सुबह टीवी में, बड़ी बड़ी मालाएं पहन करके, अंगूठियां पहन करके, और जनता मानती है, टीवी देखती है, टीआरपी बढ़ती है टीवी की। जब वो कहते हैं कि 13 करोड़ व्यक्तियों को आज धन का लाभ होगा क्योंकि उनकी राशि एक है, बिल्कुल जन्म पत्री देख करके जाना जा सकता है कि आज किसका भविष्य क्या है, किस दिन
कब उसका भविष्य क्या रहेगा। लेकिन 12-13 करोड़ आदमियों का एक जैसा भविष्य एक दिन में हो, ये लोग मूर्ख आदमी इस बात पे यकीन करेंगे और उस समय टीवी देखेंगे। और अंधविश्वास फैलाने वाले हमारे एंकर्स हैं, चैनल्स हैं, जिस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी, कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सत्ता ज्ञान नहीं ले रहा कोई भी संवैधानिक अदालत, लोगों को ठगा जा रहा है। मैं उसी देश की बात कर रहा हूं। अब एक शब्द आता है अग्रिम जमानत। मैंने अभी पढ़ा आपके इसी यूट्यूब चैनल में, अग्रिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट का नया कानून, अग्रिम जमानत कैसे ली जाए। अरे ये शब्द मूर्खों के लिए होगा। अग्रिम जमानत का किसी पढ़े लिखे जिसको विज्ञान आता हो, जिसको भाषा आती हो, जिसे कानून आता है, उसके लिए अग्रिम जमानत नाम का कोई शब्द कानून में नहीं है, भारत के कानून में। क्योंकि जमानत होती है सिर्फ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर, जो 1973 में नया बनाया गया और 1974 में लागू किया गया। रोज लगभग रोज एक नए परिवर्तन राज्य सरकारें करती रहती हैं। 1973 से पहले अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। हमारे विधायिका को लगा कि कई बार लोग झूठे फंसा दिए जाते हैं और फंसा भी दे जाते हैं, या छोटे मोटे अपराध में जिनको बगैर जमानती करार दिया गया है, उसमें उनको जेल जाना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, बेइज्जती और ह्यूमिलिएशन होती है, उनके लिए बनाए गए कानून। लेकिन उसका नाम कहीं पे भी अग्रिम जमानत नहीं है। वो उसके आंग्ल भाषा में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है आशंकित जमानत, जो 438 दंड प्रक्रिया संहिता में डिफाइंड है। मैं किसी भी ज्ञानी से, किसी भी कानून से, किसी भी आंग्ल भाषा या हिंदी भाषा के विद्वान से पूछूंगा कि एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी शब्द के हिंदी क्या होती है, अग्रिम या आशंकित। अब अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है आपको बताने का प्रयास करूंगा। कानून, मेरा देखिए मानना यह है कि संवैधानिक कोर्ट को भी सिर्फ कानून को इंटरप्रिटेट करने का अधिकार है, या कोई कानून होने लगे गलत बना है तो उसको अल्ट्रा वायरस, उसका वायरस चैलेंज होने पर उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकते हैं। लेकिन कानून जो विधायिका ने बनाया है, जो जनता ने स्वीकार किया है, उसको बदलने का अधिकार किसी संवैधानिक अदालत को नहीं है। और हमारे देश में लगातार ये हो रहा है, दुर्भाग्य है। सबसे पहली शर्त लिखी है 438 CRPC में कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने गिरफ्तारी की आशंका हो, आशंकित है वो, कि वो गिरफ्तार किया जा सकता है किसी गैर जमानती अपराध में, तब वो 438 CRPC में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपने प्रार्थना पत्र लगा सकता है कि उसको आशंका है कि वह गिरफ्तार किया जा सकता है किसी बगैर जमानती अपराध में, जबकि सतही तौर पे उसने वह अपराध कारित नहीं किया है। लेकिन कब, जहां तक मुझे ज्ञान है, मैं भी सन 74 से लगातार पढ़ रहा हूं इसी दंड प्रक्रिया संहिता को, जब तक उसके न्यायालय से कोई वारंट इशू ना हुए हो और ये कानून अब तक लागू हुए, उसके बाद भी विभिन्न व्यवस्थाएं आ चुकी हैं जिसमें 82 और 83 के बाद समानता बेल ना दी जानी चाहिए, ये कहा है संवैधानिक अदालतों ने। लेकिन अति विशेष अवस्थाओं में तब भी जमानत दे दें। माननीय उच्चतम न्यायालय को अगर लगता था कि किसी भी स्थिति में 438 CRPC का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये शब्द हटा सकते थे जहां लिखा है कि
विदाउट ए वारंट। अगर कोर्ट से वारंट इशू हो गया है तो फिलहाल जो कानून है उसके अनुसार किसी को अग्रिम जमानत मिलने का अधिकार नहीं है, लेकिन दी जा रही है, मिल रही है, लगातार मिल रही है। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन कानून को बदलना पड़ेगा आपको। अगली जो शर्त है, परिस्थिति जो अगली है 438 दंड प्रक्रिया संहिता में, वो ये है कि अगर अग्रिम जमानत कोई लगाता है व्यक्ति, तो या तो सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय उसको तुरंत खंडित कर देगा, अन्यथा उसको अंतरिम सुरक्षा देगा। अंतिम सुरक्षा का मतलब ये है कि आदेश कर सकते हैं कि अगली नियुक्ति तिथि तक या प्राथमिक के तय होने तक उस अगर वो अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जमानत लेके छोड़ दिया जाए, और फिर उसको बाद में वो स्थायी कर सकते हैं। और साथ में कानून ये भी है जो अब तक लिखा है कि अगर इंटरिम बेल पे छोड़ देते हैं तो अगला कार्य अदालत का ये होगा कि वो स्टेट काउंसिल को नोटिस देगा, कब? पहले इंटरिम बेल देने के बाद, कि इनकी बेल स्थायी की जाए ना की जाए। हम लोग समझाते हैं अदालतों को, बार बार समझाते हैं, लेकिन अदालतें बगैर इंटरिम बेल दिए अभियुक्त को साधारणतः नोटिस दे देते हैं सरकार को, सरकारी वकील को, जो इस विधि व्यवस्था के बिल्कुल प्रतिकूल है। बहुत समझाते हैं हम लोग, प्रयास करते, हर वकील प्रयास करता है, लेकिन अभी तक वही चला आ रहा है जो अदालतें चाह रही हैं, वो नहीं हो रहा जो कानून कहता है। आज तक इसी 438 में ये प्राविधान है कि अगर अदालत किसी अभियुक्त को जमानत नहीं देती तो पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है सर, उसको अगर जमानत नहीं मिली है तो पुलिस का अधिकार है गिरफ्तार करने का। लेकिन इसी में एक प्राविधान और भी है। ये जो बात है ये आज तक हिंदुस्तान में शायद लागू नहीं हुई। मैंने एक आध बार दिल्ली एक न्यायालय में उठाया था इस प्रश्न को, लेकिन उस दिन माननीय न्यायालय ने तभी वो बेल खारिज कर दी। मैं वादी था और उन्होंने मेरे इस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया। ये व्यवस्था ये है कि अगर किसी अभियुक्त ने 438 दंड प्रक्रिया संहिता का लाभ लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र लगाया है तो उसके अंतिम सुनवाई पे अगर प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील कहता है कि अभियुक्त की हाजिरी न्यायालय में सुनिश्चित की जाए, तो माननीय न्यायालय को उस अभियुक्त को न्यायालय में बुलाना पड़ेगा। कितना आसान हो जाए पुलिस के लिए कि अगर कोई अग्रिम जमानत लगाता है और उसके पास उचित आधार अग्रिम जमानत के नहीं है तो सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र न्यायालय में आए कि 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय, आखिरी सुनवाई के समय अभियुक्त न्यायालय में रहेगा, और अगर माननीय न्यायालय जो उचित समझती है कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए तो उसको जमानत दी जाएगी, जिसे आशंकित जमानत कहूंगा मैं, अग्रिम जमानत नहीं। और अगर न्यायालय ये मानता है कि उसके पास आशंकित जमानत लेने का पर्याप्त अधिकार नहीं है तो तुरंत ही पुलिस को उस व्यक्ति को अदालत के बाहर से गिरफ्तार करने का अधिकार है। ये कानून में है, या पर कितनी बार इसको लागू किया गया है? शायद अब तक करीब 46 साल में इस अधिकार का किसी न्यायालय ने प्रयोग नहीं किया होगा, ना ही सरकारी अधिवक्ताओं को इस बात का पूर्ण
ज्ञान होगा और ना ही किसी ने आज तक इस बात की प्रार्थना न्यायालय में की होगी। अगर किसी ने की है तो आए, मुझे बताए। अग्रिम जमात एक प्रसाद नहीं है मंदिर का जो बांट दिया जाए। निजी संपत्ति नहीं अदालतों की दान कर दी जाए। ये कानूनी अधिकार कानून दोनों के होते हैं, चाहे वो वादी हो चाहे वो अभियुक्त। अभियुक्त को तभी आशंकित जमानत दी जानी चाहिए जब न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो जाए कि इसने अपराध कारित नहीं किया है, संज्ञेय और बगैर जमानत की, और इसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने का, साक्ष्य इकट्ठा करने का अथवा कोई बरामदगी कराने का या दफा 27 एविडेंस में कोई बरामदगी करने का कोई कारण पुलिस के पास नहीं है। तभी ऐसे मुकदमों में जमानत दी जाती है। और जहां ये भी आशंका दूर करनी पड़ती है कि वह अभियुक्त जो आशंकित जमानत लेने का प्रयास कर रहा है उसका पूर्व चरित्र, आपराधिक चरित्र कैसा है, सामाजिक चरित्र कैसा है, सब लिखा है इसमें। और क्या वो किसी बगैर जमानती अपराध में पूर्व जमानत पर रहा या नहीं रहा, सजा याफ्ता है या नहीं। बहुत पहले एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की जीवाराम वाली, उसमें स्पष्ट है, ये बहुत पुरानी बात है, शायद लगभग 60 साल कम से कम, 58 साल 60 साल, जीवाराम वर्सेस स्टेट। उसमें ये होल्ड किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध में जमानत पे है और उसी प्रकृति का दोबारा गैर जमानती अपराध करता है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। अब लोग जानते भी नहीं इस कानून को और ना इसका कोई पालन हो रहा है। साथ में ये भी शर्त थी कि आप सहयोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ, आप किसी गवाह को प्रताड़ित, प्रभावित अथवा दंडित नहीं करेंगे, अपने उसके साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे। और जहां आपको जांच अधिकारी बुलाएगा वहां आपको जाना पड़ेगा, अदालत तक बुलाती तो आपको वहां जाना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट जमा कराया जा सकता है, कोई भी शर्त न्यायालय लगा सकता है जो 439 में लगाई जा सकती है या 437 में लगाई जा सकती है। तो एक बार फिर पढ़िए कानून, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हिंदुस्तान में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान है या नहीं, और अग्रिम जमानत की इंग्लिश क्या होती है। और हमारे विधायिका में शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो एंटीसिपेटरी बेल है, नॉट एडवांस बेल। धन्यवाद। अब मैं प्रयास करूंगा जो मैंने अल्प ज्ञान प्राप्त किया है कि 436 क्या है, 437 क्या है, 436A क्या है, 437A क्या है, 438 क्या है, 439 क्या है, 389 क्या है, किस व्यक्ति को जमानत प्राप्त करने का अधिकार है, पैरोल क्या होती है, होती भी है या नहीं होती, फरलो क्या होती है, इन सब के बारे में आपको फिर बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।